बाकी चीज़ जो इसमें नहीं है ना कॉपी में वो उसमें होगा, और जो उसमें नहीं होगा उसमें, यानी कि दोनों मिला करके पूरा चीज़ कवर है। समझ में आ गया ना? पूरा अथी भेज दिए घर्षण का। हाँ, घर्षण का कंपटीशन जितना पूछता है, ये जो है ना 3 गो अब 4 कोई गो पीडीएफ नहीं होगा इसमें। नहीं, घर्षण में इतना ही है, घर्षण में इतना ही है, जितना 4 गो भेजे है ना एग्जाम जितना में यही 4 concept 4 गो पेज से पढ़ेगा, सारा निचोड़ इसी में लिखा, 20 गो भेजे। निचोड़ हुआ। उसका समझ में आ गया मतलब ना? जो पूछता है सिर्फ इसमें है, सिर्फ उसमें है, इसमें सब बात है इसमें। उसमें पूरा डेफिनेशन के साथ। डिफरेंट नहीं देखते हो ना, पॉइंट लिखा है ना खाली इसमें है, लिखा है ना खाली, वो लाइन लिखा है, यही लाइन नहीं पूछ रहा एग्जाम में, लाइन पूछा है, लाइन लिखल है खाली इसमें, जो भी लाइन पूछेगा ना लाइन लिखल है, बाकी बकवास नहीं किया हुआ इसमें। वही इसमें तो पूरा डायग्राम लैंग्वेज के साथ है। एकेडमिक कोर्स में ऐसे पढ़ा जाता है, कंपटीशन में ऐसे पढ़ा जाता है, क्योंकि कंपटीशन में उतना लिखाएगा लंबा तो पता चला कि खत्म होगा ग्रुप नहीं, डी नहीं निकलेगा एगो, फिजिक्स खत्म होगा 2 साल में। एक चैप्टर खत्म समझ हो में आ गया जाएगा ना? 2 महीने। हाँ, तो आदमी को दूसरे के बहकावा में नहीं रखना चाहिए। हम लोग घर्षण पढ़ेंगे, फ्रिक्शन क्या होती है इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। देखो, घर्षण एक प्रकार की क्या है? बल है। जो वस्तु की आपेक्षिक गति क्या करती है? विरोध करती है। आपेक्षिक गति का मतलब होता है तू जिधर जा रहे हो ना तुम्हारा अपोज करेगा, तू कहे आगे तो कहेगा नहीं 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 पीछा चलो। जैसे मान लो साइकिल तो खूब चलाया होगा, नहीं, एगो साइकिल चलाते हो मेन रोड पर, एगो साइकिल चलाते हो कादो में, याद करो, जल्दी जल्दी साइकिल किस में चलाते हो? में कादो में क्या होता है? आगे जाने देता है? नहीं जाने देता है ना, तो घर्षण तुमको लगा रहा है। तू जाएगा इधर तो घर्षण लगेगा उधर, अपोजिट डायरेक्शन घर्षण लगती है। घर्षण किधर लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में। घर्षण एक प्रकार की क्या है? बल है ना। जो वस्तु की आपेक्षिक गति क्या करती है? विरोध करती है। तू जिधर जाएगा ना उसके अपोजिट लगेगा घर्षण। समझ में आ गया ना? तो ये चीज होती है घर्षण होती है। नहीं, जैसे हम लोग इस फिगर का बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारा डायग्राम है, तो हम लोग उसे समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से सारा चीज को समझेंगे। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन दूसरे को कपार पर दे देना है। समझ में आ गया ना? अब देखो, जैसे ये बॉडी रखा हुआ है तो तुमको पता है ये बॉडी रखा हुआ है, तो इसका वेट काम करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा। और वेट बराबर होता है mg, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। नहीं, तो आल्सो नॉन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर है, मास इनटू ग्रेविटी को हम लोग क्या कहते हैं? आल्सो नॉन एज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो इस प्रकार डायग्राम थोड़ा होता है ना रंगीन रंगीन पिक्चर, तो समझने में थोड़ा आसानी होता है, अब पढ़ने में भी आसानी मिलती है, इसलिए हम खोज कर लाते हैं, खोज करके। चैप्टर में पूरा फिजिक्स में जो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ना उसका फिगर होता है किताब के इंडेक्स पर। जैसे देखो ये चैप्टर है ना, उस फ्रिक्शन का भी इसमें चैप्टर है, यानी कि ये याद करो किसी भी बुक का सबसे अच्छा चैप्टर कौन है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला। सर सिंपल सी बात है, जो फिगर उस किताब पर चिपकाया हुआ जी है सर, इस पर दिया तो रहता है। इस पर जो फिगर चिपकाया है ना वही इसका मेन चीज हो गया। कोई दिक्कत? जैसे तू देखो मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किताब पर कोऑर्डिनेट का फिगर बना है इस प्रकार से, देखना कि जैसे ना मेरे पास जैसे यहाँ पर है, यस सर रहता है, देखो है ना, ये है कॉनिक सेक्शन वाला फिगर किए है। ये जब पढ़ लेगा ना यहाँ पर बोला है ये सब, तो बुझो तब मैथ पढ़ लिया। ये खत्म जब हो जाएगा तो मुझे सब चीज जान गए हो। सिंपल सी बात है। और टीचर को वैसे गैस करो कि जो किताब के फिगर में दिया है वो बढ़िया से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो जो समझ नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं, सिंपल सी बात है। हकीकत जो है आज नहीं कल तो जाने जाओगे तो हम अब ये कह देते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये बात हो गई। तो कोई भी बॉडी रखा हुआ है तो बॉडी का वेट काम करेगा, वर्टिकल और डाउनवर्ड काम करेगा, तो मास इनटू ग्रेविटी हो गया। रिएक्शन काम करेगा ऊपर, तो नॉर्मल बराबर हो गया वेट यानी कि mg हो गया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब बॉडी होते हैं एकदम रेस्ट में रहेगा, ना जाएगा ऊपर ना जाएगा नीचा। नहीं, यानी कि जितना फोर्स चलती है न्यूटन की थर्ड लॉ कहती है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। किसी बॉडी को जितना बल से हम धक्का देते हैं वो बॉडी उतना बल से ऊपर क्या करेगा? हमको धक्का देगा। तो यही बात हो गया। ये चीज फ्रिक्शन बारे में हम लोग बात कर ली, समझ में इतना बात आ गया ना, है ना? तो बहुत सा टाइप का फ्रिक्शन है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो बॉडी को देख रहे हो, तो दोनों हाथ ऐसे से लग रहेगा तो यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है। समझ आएगा ना? यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे एक बॉडी यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, देखो इस चीज को, एक यहाँ सरफेस है, इस सरफेस एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। नहीं, ई ब्लॉक को तू ठेलो इधर, इधर ठेलिया रहे हैं, तो इधर फोर्स मोशन होगा, गति इधर होगा ना, ये पुशिंग फोर्स इधर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? पुशिंग फोर्स मतलब धक्का देना। तू कभी जाएगा बढ़िया बढ़िया मूल डॉक्टर के पास, लिखा रहेगा शीशा गेट पर पुश और पुल। पुश मतलब होता है ठेल देना, और पुल मतलब होता है खींच लेना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पुशिंग फोर्स कर रहे हैं, आगे धक्का दे रहे हैं, तो आगे धक्का देंगे तो गति होगा इधर। अच्छा, बॉडी देना चाहेगा इधर,
अपोज करेगा फ्रिक्शन इसके इधर। जस्ट अपोजिट, यानी कि इधर तू जा रहे हो तुम्हारा क्या करेगा, टांग खींचेगा। यस सर। इसी को कहते हो फ्रिक्शन। और एक प्रकार की फोर्स होती है। तो वही मैंने अभी डिफिनेशन में मैंने वही कहा है कि घर्षण एक प्रकार की क्या है, बल है। घर्षण एक प्रकार की फोर्स है, घर्षण एक प्रकार की बल है, जो वस्तु की आपेक्षिक गति क्या करती है, विरोध करेगी, अपोज करेगी, जाने नहीं देगा, नहीं, वो चीज होती है। और इसकी दिशा हमेशा जिधर बॉडी गति कर रही है उससे क्या होती है, दिशा अपोजिट होती है दिशा। जैसे मैंने अभी अभी फिगर बताया है, जैसे ये ब्लॉक है, इस प्रकार से ब्लॉक रखा हुआ है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। इस सरफेस पे तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इधर क्या होगा, मोशन होगा। फिर दिखाओ, इधर क्या होगा, गति होगा। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, तो फ्रिक्शन जो काम करेगा ना वो काम करेगा इधर, इसके अपोजिट इधर काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स। कोई समझ में आ गया नहीं बात? ऐसे होती, तू जाना चाहेगा लेफ्ट तो तुमको खींचेगा राइट, इस प्रकार से होती है। समझ में आ गया ना? और घर्षण बल सतह के समानांतर होती है, यानी कि घर्षण बल कहाँ लगेगा, जैसे ये कॉपी है, इसे समझो, जैसे मान लो यही मोबाइल है, जैसे सपोज दैट है, इसको क्या कर रहे हैं, इस मोबाइल को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस और इसका कांटेक्ट एरिया इस पर लगती है घर्षण बल। इसलिए सतह क्या होगी, समांतर सतह के पैरेलल होगी, हमेशा ऐसा ऊपर नीचे नहीं लगते। जिस बॉडी को तू फिसला रहे हो, जिस पर फिसला रहे हो, दोनों कांटेक्ट एरिया पर लगती है। समझ गया ना? जिस संपर्क में जो क्षेत्रफल रहेगा उसी कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ये बात हम लोग किसका कर लिए, फ्रिक्शन का। चलते हैं तो हम लोग इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। जब इधर लगता है तो गिर जैसे फिसल जाता है। आगे टॉपिक में अभी सिर्फ फ्रिक्शन बता रहे होती क्या है, अब आगे उसका देखो टाइप भी है ना, इमेज सब डाला होगा उसमें, सारा चीज भेजा हम लोग इमेज के साथ पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे बाद में फिर नहीं पढ़ना पड़े, ऐसा पढ़ो कि बाद में फिर पढ़ना नहीं पड़े, फिर तो पढ़ने का फायदा क्या है। मान लो एक ही चीज बार बार पढ़ रहे थे, टाइम इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट, 10 बार बाद टाइम इन्वेस्ट, फ्रिक्शन पढ़ लिया मान लो अभी, अब फिर से जाकर तू कंडीशन फ्रिक्शन पढ़ेगा, टाइम बर्बाद हुआ और टका बर्बाद हुआ। 10 बार बाद टका चलाएगा, टाइम तो नहीं आएगा ना। ये बेवकूफ़ वाला काम हम लोग को नहीं करना है, एक ही बार निपटा देंगे सारा चीज़ को। थोड़ा सा हम लोग लिखा नहीं रहे हैं तो कंटा ज़्यादा दे देंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम लोग काम करके चलते हैं। एक दिन ये भी होता है जब भी हम पढ़ाते हैं फिर लिखाते नहीं है। मेरे इसके पीछे 2 कारण है, लिखाएंगे तो उतना पॉइंट्स नहीं बता पाएंगे हम, मेरा टाइम बर्बाद होगा। लिखाते नहीं है, मेरा टाइम बचता है, तो जो उससे कमीशन क्वेश्चन बचता है वो भी करा देते हैं उसी क्लास में, उतना टाइम में ही बचा करके हम। ये डबल फायदा होती है विद्यार्थी को, समझने वाला के लिए सारा काफ़ी है। ये बात हो गई है। अब देखो, यह वस्तु की आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, वस्तु की आकार, अरे खूब बड़ा रहेगा इसका सरफेस तो ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन, ज्यादा एरिया कवर करेगा ना। और आकार पर और आकृति पर ऐसे ऐसे, मान लो ये इस प्रकार से कोई बॉडी है तो ये जाएगा तो चलने में और उसको दिक्कत होगा ना। जैसे मोटरसाइकिल का चक्का चलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, अब पहले का बैलगाड़ी देखो उसमें लगेगा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ना, रुखरा सरफेस है, उबर खाबर सरफेस है ना। जी सर। अब देखो तुम ट्रक का चक्का लेते हो, मोटका चक्का देखो, सबसे बड़ा चक्का जो बीच में लगा होता है, गुटका होता है, वो इसलिए दिया ताकि फ्रिक्शन लगे, गाड़ी फिसले नहीं। हम लोग उसको भी पढ़ाएंगे ऐसा क्यों दिया गया है, समझा गया ना। तो ये चीज होती है, यानी कि फ्रिक्शन आकार पर निर्भर करती है और आकृति पर निर्भर करती है। आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करती है। कौन चीज आप लिखा आकृति और निर्भर नहीं करती है। ओ निर्भर, लेकिन निर्भर क्या लिखा है, निर्भर करती है ना, नहीं करती है, नहीं करती है। सही बोला है। देखो 2 चीज हम बोले, अभी जो बोले वो भी सही था, ये लिखा भी सही है। फिर से हम इस बात को हम क्या समझ आ रहे हैं, वो जो बोला है ना फैक्ट्स को, फ्रिक्शन आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती है। इस पर 2 मत आदमी का है, कोई कहता है करता है, कोई कहता है नहीं। इसीलिए मैंने ये बात बताया, समझ में गया ना। टेक्निकल हम पढ़े थे तो वहाँ बताया कि निर्भर सर करता है, कैसे निर्भर नहीं करता है, और यहाँ लिखा है नहीं करता है, लेकिन तुमको मान के चलना है नहीं करता है। मान क्या चलना है, कॉन्टेक्ट एरिया पर निर्भर फ्रिक्शन नहीं करता है, लेकिन करता है। कैसे हम दिखाते हैं इस चीज़ को, वहाँ पर डिस्कस काफ़ी हुआ था क्लास में भी। जैसे मान लो यहाँ कहा है कि यानी कि फ्रिक्शन जो है ना वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, समझ में गया ना। फिर से हमने थोड़ा सा बात को यहाँ थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है। हम क्या बोले, फ्रिक्शन जो होती है घर्षण
सतह की प्रकृति पर करती है निर्भर, यानी कि तुम्हारा बॉडी कैसा है उस पर निर्भर नहीं करेगा, उस पर निर्भर नहीं करेगा। जिस सतह पर तुम चल रहे हो उस सतह कैसा है, उबड़ खाबड़ है कि प्लेन है, उस पर करेगा निर्भर, यस सर। जी सर। उस पर करेगा निर्भर। निर्भर। अच्छा ये बात तो बोला है, समझ में आ गया ना। लेकिन एक चीज समझो, अब मान लो ये सतह मेरा प्लेन है, ये सतह नहीं है, ये सतह मान लो, ये सतह क्या है, प्लेन है। गाड़ी की गुटका इस प्रकार से भूर है, इस पर लेके जाएंगे, इसका फ्रिक्शन किस पर करेगा निर्भर, इस सतह पर। यानी कि जहाँ पर तू चल रहे हो ना, बात खत्म है, वहाँ फ्रिक्शन निर्भर करेगा, और कोई दिमाग लगाना नहीं है। यह आकृति पर और आकार पर निर्भर नहीं करती है एग्जाम में। लेकिन आप सोचो, सिंपल सी बात है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इसमें माथा नहीं लगाओ, टेक्निकल हो जाओगे तो दिमाग लगाओगे, ये समझ में आ गया ना। बड़ी जगह इधर बात खत्म है। दूसरी हाँ ये जरूरी ये बात है, लिख देते हैं इस बात को, एग्जाम में ई लाइन पूछेगा, खूब पूछता, छट्टा भर भर पूछेगा, सीधा भर भर पूछेगा। यह वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करते, आकार पर निर्भर नहीं करती है, समझ में आ गया ना। इसमें बहुत कुछ आदमी कहेगा करता कुछ नहीं, लेकिन तू एग्जाम में क्या करना नहीं करती है। एनसीईआरटी यही कहा है तो वही कहना पड़ेगा हमको भी, कोई दिक्कत। यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर करेगा निर्भर, सतह की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति प्रोफेसर बनता है, प्रकृति पर निर्भर। पहले पढ़ तो लो बढ़िया से थोड़ा सा, तब दूसरे को पढ़ाना। नोट्स नहीं होगा लोग के पास, नोट्स है लोग को मास्टर का जिसके पास पढ़ा था बैलेंस नहीं होगा, पढ़ाते ही नहीं। हाँ। और घर्षण बल अभिलंब बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। हम लोग इसे बाद में बात कर लेंगे। तो ये किसका बात हम लोग किए, तो ये हम लोग घर्षण का बात किए, समझ में आ गया ना। अब देखो अभी क्या बोला, तो अभी मान लो यहाँ से देखो, ठीक है, मान लो कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यहाँ कोई रखा हुआ है वस्तु, इस पर फिगर यहाँ पर है ना, एक सरफेस है, इस सरफेस पर m वेट की कोई क्या रखा, बस द्रव्यमान वस्तु रखा है। किसी का द्रव्यमान कितना है, m है, इसका वेट किधर काम करेगा, नीचा, mg नॉर्मल फोर्स काम करेगा, ऊपर आपस में दोनों क्या होंगी। अब वोल्टेज जाना चाहेगा इधर, तब फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स F लग गया, इतना बुझा। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, किसी रुखरे सतह पर विराम की स्थिति में, अभी ये विराम की स्थिति पर है, और जब चलना शुरू होगा तब, है ना। वस्तु एवं सतह, वस्तु एवं यही सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल एवं अभिलंब बल क्रमशः F एवं क्या है, N है। घर्षण बल क्या है, F, अभिलंब बल क्या है, N है। इसीलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, N होगा। घर्षण बल जो होती है ना, वो अभिलंब बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और जब ये हटेगा, ये भी F लिखा हुआ है, उस समय लिखते थे थोड़ा सा कर्सिव, तो वैसे लिखते थे F, समझ में आ गया ना। तो मत बुझ नतीजे से देना, F लिखा हुआ तो ऐसे रखो इमेज को, इसलिए वैसे लिखा हो, ऐसे लिखते थे पहले, समझ में आ गया ना। तो कुछ हाँ, तो कुछ लेटर सब भी इसमें लिखा होगा उस चीज़ का, जैसे ये तो ये ऐप लिखे हैं हम, नहीं लेटर होगा बाद में धीरे धीरे कर्सिव लिखने के लिए, कर्सिव लिखने के लिए सीखे थे, सब कर भी लिए, लेकिन फास्ट नहीं हो पाता था, फिर छोड़ देते, अब भूल गए हैं कर्सिव लिखने के लिए, स्पीड नहीं लिख पाते। जितना स्पीड मान लो 10वां तक तो पढ़े वो चीज़, सिंपल जो लेटर होता है छपा के अक्षर, एंटर में जाकर कर्सिव सीखे थोड़ा सा, सब चीज़ कर लिखना, सब चीज़ करते थे, फास्ट नहीं हो पाता था, धीरे धीरे छोड़ते गए कर्सिव को, समझा गया ना। अब पूरा चीज़ भूल चुके हैं, कर्सिव में भी सीधी, फिर भी कुछ कुछ याद है, भूल के लिखने के लिए कर्सिव कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जो यूज करेगा वही याद रहेगा, दूसरा कुछ याद नहीं रहेगा तुमको। तो F बराबर, जब हटेगा कॉन्स्ट, ये तो साइन क्या आएगा, ये लिखते हैं इसे म्यू इनटू क्या होगा, N होगा। वेयर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। म्यू बराबर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण, खोलो उसमें निकालो वो पहला पेज जो भेजे थे आज स्क्रीनशॉट लेकर के, घर्षण गुणांक, डिफिनेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ से होगा, थोड़ा सा रोशनी दे दो हमको। यहाँ से घर्षण गुणांक क्या होगा, म्यू बराबर F बटा क्या निकल जाएगा, N निकल जाएगा। F बटा क्या निकल गया, यहाँ से N निकल गया। घर्षण गुणांक बराबर क्या निकल गया, F बटा N निकल गया, है ना। तो ये वाला बात हो गई। अब देखो यहाँ से, हाँ तो कोई इस N को है ना, नॉर्मल रिएक्शन कोई N भी कहता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, R भी लिखा रहेगा, लिखा है ना। घर्षण
हाँ, एक बात और है, घर्षण संपर्क क्षेत्रफल तथा वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। कितना क्षेत्रफल छः का है उस पर निर्भर। नहीं करता। अब बहुत कम वाला बात ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में, नोट में लिखा इसीलिए है। नहीं बुझा बात को, तो हम लोग अभी जान लेते हैं इस चीज़ को। घर्षण जो होगा, घर्षण घूषण, घर्षण गुणक सतह घर्षण संपर्क क्षेत्रफल, जैसे ये सरफेस है, इस पर कोई चल रहा है, संपर्क क्षेत्रफल हो गया ना। तो घर्षण संपर्क क्षेत्रफल तथा वस्तु की वस्तु की चाल संपर्क क्षेत्रफल तथा वस्तु की चाल पर निर्भर चाल पर निर्भर नहीं, यानी कि कोई स्पीड है ऐसे ना घर्षण लगेगा, उसमें घर्षण लगेगा, उसमें स्थिर रहेगा तो घर्षण लगेगा। तो घर्षण संपर्क क्षेत्रफल तथा वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है रोड पर चला रहे हो 100 का स्पीड से घर्षण कम लगेगा, और चला रहे हो 90 का स्पीड घर्षण ज़्यादा लगेगा, इस पर कोई निर्भर नहीं करता है। ऊपर सब पर लगता है बराबरी। भले तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है तो तुमको घर्षण बुझाता नहीं है। समझ में आ गया ना। तो हम लोग ये बात कहे है ना। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो घर्षण गुणांक जो है ना, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति के बारे में, सतह की प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। पूछेगा घर्षण गुणांक क्या बताता है, तो सतह की प्रकृति के बारे में। हाँ, प्रकृति कैसा सतह, किस तरह का सतह, रुखरा है कि क्या है, नहीं है। जितना अधिक होगा घर्षण गुणांक उतना अधिक आएगा, इस प्रकार से होती है। तो घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, म्यू जितना ज्यादा होगा, म्यू क्या होगा, जितना ज्यादा है तो एफ ज्यादा होगा। एफ क्या होगा, एफ ज्यादा होगा। एफ ज्यादा होगा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। सतह खुरदरा होगा, ऊपर खावर सतह होगा। बात बुझा। ये ऐसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, सतह क्या होगा, खुरदरी होगी। बोलो समझ में आ गया ना। अभी था ना, बता दी, इसमें नहीं था लिखा हुआ। हमको पता है ना कहाँ से को क्या पढ़ाना है, कंटेंट कहाँ से क्या देना चाहिए विद्यार्थी को। अब देखो, ये म्यू लिखा है। अब जब म्यू कम होगा, इसका मतलब घर्षण गुणांक क्या कम है, तो घर्षण गुणांक कम, ये कम होगा, ये भी कम होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब ऐसा होगा, सतह क्या होगा, चिकना चिकना सतह होगा, प्लेन सतह होगा। सतह क्या होगा, सतह चिकना होगा, चिकनी सतह होगा। नहीं कह तू बड़ा चिकना लग रहे हो आज, बड़ा मतलब इस प्रकार से होता है ना, मतलब मुर्खरा से इस प्रकार से नहीं होगा, प्लेन सतह होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे। आगे फिर हम लोग जो भी अला वाला जो चीज़ है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो घर्षण गुणांक कहते क्या है, सुन लो। घर्षण बल एवं अभिलंब बल, एफ क्या है, घर्षण बल, एन क्या है, अभिलंब बल। दोनों का अनुपात क्या कहते हो, घर्षण गुणांक कहते हो। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और ये मात्रक विहीन या विमाहीन एवं मात्रक हीन भौतिक राशि, इसका कोई विमान नहीं होगा क्योंकि दोनों, अरे ई भी फोर्स है, ई भी क्या है, अब फोर्स है, दोनों कटेगा तो विमान होगा। एगो नंबर है, ये भी पूछेगा। घर्षण गुणांक क्या है, एगो संख्या है, 1 2 3 4 समथिंग संख्या आएगा। बात समझ में, इसका कोई मात्रक कोई विमान नहीं होगा। इतना ही ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन हम लोग बताते हैं, फिर आगे कल हम लोग करेंगे। बताए थे ना।